हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुस्मारक। ठीक है, अनुस्मारक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अनुस्मारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर। और ये कब जारी किया जाता है? तो देखिए, मान लीजिए कि आपने किसी को पत्र लिखा। ठीक है, आपने किसी भी सरकारी कार्यालय या किसी भी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखा है और क्या हो गया कि आपको उसका प्रति उत्तर नहीं मिलता है, तो आप एक स्मृति पत्र के रूप में रिमाइंडर लिखते हैं, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है अनुस्मारक पत्र। ठीक है, उसे ही कहते हैं अनुस्मारक। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी इसकी जो डेफिनेशन है वो बताई थी इजी लैंग्वेज में। अब देखिए, इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। देखिए, अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया स्मृति पत्र भी कहते हैं। अनुस्मारक अंग्रेजी शब्द रिमाइंडर का हिंदी रूपांतरण है। जब किसी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र आदि का उत्तर संबंध मंत्रालयों या कार्यालयों अथवा व्यक्ति विशेष से निश्चित अवधि बीत जाने पर भी नहीं मिलता, उस दशा में उसे स्मरण कराने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक का भी उत्तर न आने पर द्वितीय एवं तृतीय अनुस्मारक भेजा जाता है। इसको आप अभी के अभी नोट डाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए, अनुस्मारक भेजने के लिए पत्र के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र के अनुस्मारक के लिए सरकारी पत्र के समान तथा अर्ध सरकारी पत्र के लिए अर्ध सरकारी पत्र के समान ही व्यवहार किया जाता है। यदि मूल पत्र कार्यालय ज्ञापन होता है तो अनुस्मारक का रूप भी कार्यालय ज्ञापन के भी समान रहता है। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है ये भी हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अनुस्मारक में पूर्व पत्र की भाषा को दोहराने के बाद खेद प्रकट किया जाता है। ठीक है, पूर्व पत्र की यदि भाषा है, अगर उसी को दोहरा रहे हैं तो क्या खेद प्रकट करते हैं कि मुझे खेद है कि मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है इस तरीके से। ठीक है, कि निर्धारित समय अवधि निकल जाने पर आवश्यक जानकारी नहीं भेजी गई अथवा आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई, इससे इस पत्र से संबंधित कार्य की जो प्रगति है वो रुक गई है। पत्र प्राप्त करने वाले के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करते हुए शीघ्र से शीघ्र पत्र का उत्तर देने का आग्रह किया जाता है। फिर देखिए, लिखा है कि यदि एक से अधिक अनुस्मारकों को भेजना पड़ रहा है तो मूल पत्र के साथ उनका क्रमांक, दिनांक एवं भेजे गए अनुस्मारकों की संख्या का भी उल्लेख किया जाता है। अनुस्मारकों का आकार जहां तक संभव हो छोटा ही रखना चाहिए। यदि एक से अधिक अनुस्मारकों को भेजना पड़ता है तो मूल पत्र के साथ उनके क्रमांक, दिनांक एवं भेजे गए अनुस्मारकों की संख्या का भी उल्लेख किया जाता है। अनुस्मारकों का आकार जहां तक संभव हो छोटा रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अनुस्मारक का उदाहरण एक शासकीय पत्र के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर शासकीय पत्र के लिए अनुस्मारक लिखना है तो अनुस्मारक का जो फॉर्मेट भी होगा वो भी कैसा होगा? शासकीय पत्र के समान होगा। मान लीजिए अर्ध सरकारी पत्र के लिए क्या लिखना है? अनुस्मारक लिखना है, तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो अर्ध सरकारी पत्र के समान होगा। और मैंने आपको बताया है शासकीय पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, अनुस्मारक लिखते वक्त सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि प्रेषक कौन है। प्रेषक यानी सेंडर। प्रेषक क्या होता है? सेंडर, यानी कि जो इस पत्र को भेज रहा है अनुस्मारक के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया अनुस्मारक संख्या लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन सा विभाग है? छत्तीसगढ़ सरकार, शिक्षा मंत्रालय, रायपुर। और यहाँ पे दिनांक लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आइए देखते हैं किसके प्रति लिखा जा रहा है। तो जिला विद्यालय निरीक्षक बिलासपुर के प्रति लिखा जा रहा है। विषय क्या है? सहायता प्राप्त करने में इच्छुक हाई स्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट भेजने के संबंध में। ठीक है, क्या करना है? निरीक्षण रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा गया है। देखिए, शुरुआत कैसे करेंगे? महोदय से करेंगे, लिखेंगे क्यों? क्योंकि ये शासकीय पत्र है, तो शासकीय पत्र जो होता है वो कहाँ से शुरू किया जाता है? महोदय से। और अर्ध शासकीय पत्र कहाँ से शुरू किया जाता है? शासकीय पत्र जो होता है वो महोदय से शुरू किया जाता है। अर्ध शासकीय पत्र जो होता है वो महोदय से शुरू नहीं किया जाता है, बल्कि आपका प्रिय या आदरणीय इत्यादि संबोधक सूचक शब्द जो होते हैं इससे शुरू किया जाता है। ठीक है, ये शासकीय पत्र है तो महोदय लिखते हैं। देखिए, महोदय, इस मंत्रालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या इतना और दिनांक इतना के संबंध में मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा आपको कुछ हाई स्कूलों की सूची भेजी गई थी जिन्होंने वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की है। इन हाई स्कूलों के प्रार्थना पत्र आपके माध्यम से नहीं आए, पर उन पर आपके जिले के सांसद, विधायक या पार्टी अध्यक्ष की सिफारिशें की गई थी। नियमानुसार किसी भी हाई स्कूल को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने से पूर्व आपकी अनुशंसा आवश्यक होती है।
आपसे इन हाई स्कूलों के विषयों में अपने निरीक्षण की रिपोर्ट और अनुशंसा भेजने को कहा गया था। पर्याप्त समय बीत जाने पर भी अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। उक्त हाई स्कूलों को वित्तीय सहायता भेज देने हेतु राजनीतिक दबाव पड़ रहा है। आप इन हाई स्कूलों के विषय में अपनी अनुशंसा को शीघ्र ही भेजें। ठीक है, भवदीय जिन्होंने ये प्रेषक जो है भवदीय NK वर्मा, कौन से पोस्ट में है? शिक्षा सचिव है। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में। ठीक है, फिर संलग्नक वित्तीय सहायता चाहने वाले स्कूलों की सूची को आप क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है इस तरीके से आपको क्या करना है? अनुस्मारक को लिखना है। आपने देखा होगा कि बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों का हम लोगों ने इसमें यूज किया है और काफी छोटे में ही इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, और काफी इजी लैंग्वेज में लिखा है। इस तरीके से आपको अनुस्मारक लिखना है। अब देखिए, कार्यालय ज्ञापन जो है वो भी इसी क्लास में कर लेते हैं। कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, सरकार के विभिन्न मंत्रालय पारस्परिक सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु कार्यालय ज्ञापन का यूज करते हैं। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन की लेखन पद्धति में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें संबोधन नहीं होता है और न ही क्या होता है? स्वनिर्देश यानी कि भवदीय, यह सब क्या होता है? नहीं लिखा जाता है। संबोधन यानी कि महोदय महोदया भी कार्यालय ज्ञापन में नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न मंत्रालय क्या करते हैं? पारस्परिक सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जारी करते हैं। ठीक है, तो इसमें भवदीय और संबोधन वाला जो शब्द होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और चीजें याद भी हो रही होंगी। ठीक है, और जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कहा है वीडियो पॉज करके, वो आप जरूर से जरूर बनाइए। ठीक है, और ये सोचना कि मैं पहले वीडियो देख लेता हूँ बाद में बनाऊंगा, फिर वो बात करते करते फिर वो हो नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि जो छूट जाता है वो छूट जाता है। तो आप क्या करेंगे कि पहले एक बार इस वीडियो को समझेंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे और उसके पश्चात फिर जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाने बोला था वो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेंस में लिखना ही है। ठीक है, आपका जो 3 घंटे का पेपर होगा आपको उसमें पूरे टाइम लिखना है। तो आपकी जो लिखने की जो प्रैक्टिस है वो अभी से अगर चलेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अभी हम आंसर राइटिंग का जो सीरीज़ है जिसमें 15 क्लासेस होंगी, कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से शुरू करना है, किस तरीके से उसका बॉडी, उसका कंक्लूजन, उसका इंट्रो बनेगा, ये सब भी हम उसमें देखेंगे। तो आप सभी क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे की और कक्षाएं ले सकूं। अब देखिए, कार्यालय ज्ञापन की जो लेखक पद्धति है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यह सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये हम लोगों ने जाना। फिर है, इसमें संबोधन नहीं होता और न ही स्वनिर्देश होता है। फिर है, कार्यालय ज्ञापन में पत्र के बीच में कार्यालय ज्ञापन संख्या, दाईं ओर भेजने वाले कार्यालय का नाम रहता है। फिर है, प्रेषिती यानी जिसे भेजा जाता है का नाम, पद एवं पता पत्र के बाद नीचे बाईं ओर रहता है। इसमें भी कार्यालय ज्ञापन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पत्र है तो यहाँ पर बाईं ओर यहाँ प्रेषिती का नाम और उसका पता रहता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और कार्यालय ज्ञापन में ज्ञापन संख्या, दाईं ओर भेजने वाले कार्यालय का नाम रहता है। कौन सी कार्यालय भेज रही है वो दाईं ओर रहता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, विषय वस्तु के उपरांत भेजने वाले का हस्ताक्षर और उसका पद। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर विषय वस्तु ये खत्म हुआ और यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर उसके नाम और पद होगा। ठीक है, ये चीज भी याद रखिए। फिर देखिए, प्रतिलिपियां जिन्हें प्रेषित की गई है उनका विवरण रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर जिनको प्रतिलिपियां दी गई हैं वो लिखा रहेगा। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं कि कार्यालय ज्ञापन का एक क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको किस तरीके से उसका फॉर्मेट बनाना है। जैसे देखिए, लिखा है, जिला अधिकारी का स्थानांतरण शासन ने किया है, इसका प्रारूप कार्यालय ज्ञापन के रूप में तैयार कीजिए। तो देखिए, कार्यालय ज्ञापन संख्या लिखना है, फिर छत्तीसगढ़ शासन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपको लिखना है सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर और यहाँ पर दिनांक लिखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरीके का संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, ना ही भवदीय का प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे ना यहाँ भवदीय है ना यहाँ किसी प्रकार का संबोधन है, क्योंकि ये नहीं लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए लिखा है अधो, और लेकिन हाँ, क्वेश्चन में क्या था कि जिला अधिकारी का स्थानांतरण शासन ने किया है और इसका प्रारूप कार्यालय ज्ञापन के रूप में तैयार करना है। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले लिखिए अधोहस्ताक्षरी जनहित में एतद् द्वारा यह आदेश देते हैं कि निम्नलिखित अधिकारियों का स्थानांतरण उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट पदों पर किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नवीन पद का कार्यभार अविलंब ग्रहण कर ले। ठीक है, जिसमें कि क्रमांक लिखा है, अधिकारी का नाम लिखा है, वर्तमान पद क्या है और नया पद जिस पर ये नियुक्त हुए हैं वो कौन सा पद है। ठीक है, और ये पत्र किसने लिखा है, मतलब प्रेषक कौन है, मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव। ठीक है, इस तरीके का जो पत्र होता है वो मुख्य सचिव ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जिला अधिकारी का स्थानांतरण किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था, कार्यालय का नाम और जो दिनांक है जिसने भेजा है, ठीक है, वो कहाँ रहेगा, यहाँ दाईं ओर रहेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर में फॉर्मेट में बताया था। और प्रतिलिपि जो प्रेषित करेंगे वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अब देख सकते होंगे कि यहाँ समस्त अधिकारीगण, जिसको जिसको भी लिखना है, जिसको जिसको भी प्रतिलिपि प्रेषित की गई है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, हमको कार्यालय ज्ञापन लिखना है। अब देखिए, आप लोगों ने PYQ यदि देखा होगा तो इस तरीके का क्वेश्चन लिखा रहता है। मान लीजिए कि किसी भी तरीके का प्रशासनिक शब्द रहता है या पारिभाषिक शब्द किसी भी तरह का, और उसको कहता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा, आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सतर्कता अधिकारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विजिलेंस ऑफिसर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें इस तरीके के जो पारिभाषिक शब्द हैं उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।